अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट्स, डिजीज़ के बारे में और ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहले हम कॉन्क्वेस्ट थोड़ा डिफाइन करेंगे। कॉन्क्वेस्ट क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट की जो मीनिंग होते हैं फतह करना। तो और वी कैन से द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉन्केरिंग। जो कॉन्क्वेस्ट है वी कैन से डिफाइन इट द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉन्केरिंग। ये वो एक्ट या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम कॉन्केयर करते हैं। और वी कैन से रिगार्डिंग द कॉन्क्वेस्ट, तो कॉन्क्वेस्ट क्या होते हैं? द सब्जुगेशन, the subjugation and assumptions, यहाँ पे लिखा the subjugation and assumption of control किसका? of a place or people by the use of military force। तो यहाँ पे हम पहले ये जो टर्म है इसके बारे में थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे। जो कॉन्क्वेस्ट क्या होते हैं? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉन्करिंग, और वी कैन से द सब्जुगेशन एंड assumption ऑफ कंट्रोल ऑफ ए प्लेस और पीपल बाय द यूज ऑफ फोर्स। कॉन्क्वेस्ट हम करते हैं, कॉन्कर करते हैं किसी जगह को, किसी प्लेस को या वहाँ के लोगों को। उस चीज़ के लिए हम मिलिट्री यूज़ करते हैं, मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट, इन तीनों में से एक जो टर्म थोड़ा डिफरेंट लगते हैं यहाँ पे। अगर कॉन्क्वेस्ट हैं तो ठीक है, कॉन्क्वेस्टर्स होते जा रहे थे, कॉन्कर करते थे। या ट्रेड जो है, ट्रेड हमने पढ़ा है सिल्क रूट से। या डिजीज़ जो है ये यहाँ पे कुछ थोड़ा नया लगता है। तो हम जो है अपना टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो अब कॉन्क्वेस्ट किस तरह होते थे, अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो है इट श्रैंक्स ग्रेटली इन 16th सेंचुरी। अगर बात करेंगे हम 16th सेंचुरी की, जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था श्रैंक ग्रेटली, प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली, ये तेजी से श्रंक हुआ था। ये छोटा नहीं हुआ था, अलबत्ता क्लोज आया था। यहाँ पे हम देखते हैं जब हम 16th सेंचुरी की बात करते हैं तो कैसे हुआ था। उस समय में क्या हुआ था? एक्चुअली जो डिस्कवरी हुआ था, किसकी? डिस्कवरी ऑफ सी रूट, डिस्कवरी ऑफ सी रूट की जो डिस्कवरी हुई थी। तो इसके साथ ही हम देखते हैं या क्रिस्टोफर कोलंबस आया था, वो यूरोप से निकला इंडिया आने के लिए, लेकिन वो पहुंच गया अमेरिका में। तो इसके साथ ही हम देखते हैं उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। अब जो इस सी रूट की वजह से क्या हुआ था, जो यूरोपियन सेलर्स थे दे सेल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो यूरोपियन सेलर्स थे, यूरोपियन सेलर्स सेलड to different parts of world, parts of world की तरफ उन्होंने सेल किया था, एक जगह से दूसरी जगह अब ये चलने के लिए अब ये इस सफ़र पे निकले। बट यहाँ पे हम देखते हैं बिफोर इट्स डिस्कवरी, चाहे इस सी रूट की या अमेरिका की डिस्कवरी होने से पहले, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमेरिका था इट रिमेन्ड कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। गोया कि जो बिफोर इट इज डिस्कवरी अमेरिका जो था इट रिमेन्ड
cut off from the rest of world. It remained cut off from the regular contact with the rest of world. गोया कि the rest of world. इससे पहले कि हम बात करते हैं कि जो अमेरिका था ये कट ऑफ रहता था रेगुलर कांटेक्ट से बाकी वर्ल्ड के साथ, गोया कि उनको अदर कंट्रीज़ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता था। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसको डिस्कवर किया था, सी रूट के ज़रिए से वो वहाँ पे पहुँच गया, तो ही डिस्कवर्ड अमेरिका। वहाँ पे उसने क्या किया था, 16th सेंचुरी में उसने देखा था देयर वर वास्ट लैंड्स या एबंडेंट क्रॉप्स वहाँ पे थे, मिनरल्स उसने वहाँ पे देखे थे। तो 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब वहाँ पे पहुँच गया, उसने डिस्कवर किया वहाँ पे वास्ट लैंड थे, एबंडेंट क्रॉप्स होते थे, वहाँ पे मिनरल्स होते थे। और बाद में इन चीज़ों की वजह से जो ट्रेड है ये भी आस्ता आस्ता अब चेंज होगा। यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने अमेरिका में प्रीशियस मेटल्स भी पाए थे। अमेरिका तो वहाँ पे प्रीशियस मेटल्स भी होते थे। तो इसमें पर्टिकुलरली आता था गोल्ड एंड सिल्वर आता था उन प्रीशियस मेटल्स में। तो 16th सेंचुरी में ये हुआ था। अब 17th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो 17th सेंचुरी में ये लीजेंड जो है ये सेपरेट हुए थे यूरोप में। 17th सेंचुरी में ये लीजेंड सेपरेट हुए थे यूरोप में रिगार्डिंग द वास्ट लैंड्स, रिगार्डिंग द एबंडेंट क्रॉप्स, रिगार्डिंग द मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स की कहानी जो है ये सेपरेट हुए थे यूरोप में 17th सेंचुरी। तो मैंने बताया कि 17th सेंचुरी में जो लीजेंड सेपरेट हुए थे वास्ट लैंड्स के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, गोल्ड या सिल्वर के बारे में, जो लोकेटेड थे कहाँ पे, अमेरिका में। इसके बाद हम देखते हैं जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अब स्टार्ट किया था कॉन्क्वेस्ट करना। उन्होंने कहा कि हम जब ये ऐसी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, ये रिसोर्स वहाँ पे मौजूद हैं, क्यों न हम अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पे बनाएंगे और इन चीज़ों को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं मिड 16th सेंचुरी में जो पुर्तगीज और स्पेनिश थे, मैं लिखूंगा यहाँ पे मिड 16th सेंचुरी से ही मिड 16th सेंचुरी से ही जो स्पेनिश एंड पुर्तगीज थे वो स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना रहे थे वहाँ पे मिड 16th सेंचुरी में। और यहाँ पे हम देखते हैं अब उन्होंने एक्सपीडिशंस करना स्टार्ट की थी। तो एक्सपीडिशंस जो है ये अब स्टार्ट हुए थे। एक्सपीडिशंस जो है अब उसमें उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे। उसमें हम फिर यही कंट्रीज जो देखते हैं पुर्तगीज और जो है स्पेनिश। तो उन्होंने अमेरिका को या अमेरिका में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था। कॉलोनाइजेशन वहाँ पे उन्होंने कि अमेरिका की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट लगते हैं या टॉपिक जो है कॉन्क्वेस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे बाद में ऊपर मैंने लिखा है डिजीज़, ये थोड़ा नया लगता है कि अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किस तरह किया। हमने पहले डेफिनेशन में लिखा है कि सब्जुगेशन एंड अजप्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ ए प्लेस और पीपल बाय यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स। क्या स्पेनिश और पुर्तगाल के जो लोग थे क्या उन्होंने यूज़ किया था मिलिट्री फोर्स को कॉन्क्वेस्ट करने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए अमेरिका में, या उन्होंने कोई और तरीका इख्तियार किया है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, यहाँ पे जो था कुछ डिफरेंट था कि किस तरीके से स्पेनिश और पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने किस तरीके से अमेरिका में कॉलोनीज़ बनाई थी, उन्होंने किस तरीके से अमेरिका को कॉलोनाइज किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो वेपन्स हैं और गन्स,
फायर पावर, ये उन्होंने यूज नहीं किया था, ये चीजें उन्होंने यूज नहीं किया था कॉलोनाइजेशन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, अमेरिका को कॉलोनी बनाने के लिए। क्यों? उन्होंने ये सोचा कि जो गन्स हैं इट कुड बी बॉट और कैप्चर्ड, जो अगर हम बंदूक के बलबूते पर अपनी कॉलोनीज बनाएंगे अमेरिका में, क्योंकि जो अमेरिकन्स हैं ये हमारे साथ फाइट करेंगे, ये हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक और तदबीर सोची कि जो यूरोपियन थे वहाँ पे उससे पहले भी डिजीज़ सेपरेट किए जाते थे, वहाँ पे स्मॉल पॉक्स था, तो उन्होंने उस चीज़ को यूटिलाइज किया था। तो उन्होंने ये सोचा कि जो गन्स हैं या फायर पावर हैं या वेपन्स जो हैं, इनको ये क्या कर सकते थे, दे कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्नड अगेंस्ट इन्वेडर्स बट नॉट डिजीज़। अगर हम यहाँ पे डिजीज़ सेपरेट करेंगे तो ये शायद उसके खिलाफ हमारे खिलाफ नहीं हो जाएंगे इस चीज़ के ज़रिए से, बट नॉट डिजीज़। गन्स को ये पकड़ सकते हैं, तो फिर ये पुर्तगीज़ और स्पेनिश के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, इनके खिलाफ लड़ते थे। लेकिन नहीं, अब उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम यहाँ पे डिजीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हमें काम आएगा। कि अब जो डिजीज़ उन्होंने कौन से डिजीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, इट वाज जर्म्स। उन्होंने वहाँ पे जर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, सच एज इसमें आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स उन्होंने यूज़ किया था। तो ये स्मॉल पॉक्स कैसे आया था? दे कैरिड इट ऑन देयर पर्सन्स, दे कैरिड इट देयर पर्सन। कुछ हिस्टोरियंस ये लिखते थे कि उन्होंने डिलिबरेटली किया था ऐसे, तो कुछ हिस्टोरियंस जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि जैन एंड माथुर हैं, डॉक्टर के एल खुराना हैं, तो उनमें से अक्सर ये कहते थे बाय सडन जो यूरोपियन कॉन्क्यूरर्स आए थे उनको ऑलरेडी से ही वहाँ पे स्मॉल पॉक्स हुआ था, लेकिन जो यूरोपियन कॉन्क्यूरर्स थे इनके जो इम्यून सिस्टम है वो वीक या स्ट्रांग होता था एज कम्पेयर टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जब कॉन्क्यर करने के लिए आए थे तो कुछ पर्सन्स ऐसे भी थे जिनको पहले से ही ये स्मॉल पॉक्स था। तो जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, अब डिजीज की वजह से उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था। यहाँ पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका के थे, अमेरिका, तो वो वहाँ पे क्या हुआ था, तो उनका जो इम्यून सिस्टम था वो वीक होता था, इम्यूनिटी जो उनकी थी ये वीक होता था, क्योंकि अमेरिका जो था इट रिमेन्ड कट ऑफ फॉर millions of years from the rest of world, so they cannot fight against such kind of diseases। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इम्यून सिस्टम उनका था ये वीक था। जब इम्यून सिस्टम वीक था it cannot fight against disease। जो इम्यून सिस्टम उनका था ये वीक था, इट कैन नॉट फाइट अगेंस्ट डिजीज, और वी कैन से स्मॉल पॉक्स, जो डिजीज उस वक्त वहाँ पे सेपरेट हुई थी, वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। वाई इट कैन नॉट फाइट? इनका इम्यून सिस्टम वीक क्यों था? क्योंकि जो अमेरिका था ये आइसोलेशन था लॉन्ग टाइम से, इट रिमेन्ड इन आइसोलेशन फॉर लॉन्ग टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये कट ऑफ रहता था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ। गोया कि जो यूरोपियंस थे जिन्होंने इस डिजीज को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया या करवाया, या बाय नेचर हुआ या बाय फोर्स, उन्होंने वहाँ पे ये डिजीज वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो यूरोपियंस थे इनका जो है इनको स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता था, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बॉडी में जो एक रेजिस्टेंस होते हैं जो कि डिजीज के खिलाफ लड़ते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसी के साथ ही जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स जो था इट प्रूव्ड डेडली किलर,
अब जो स्मॉल पॉक्स यहाँ पे था, ये प्रूव हो गया कि ये डेडली किलर था। उसने इट विपेड आउट द होल कम्युनिटीज, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे। यूरोपियन कॉन्क्विस्टर्स ने पहले ही सोचा था कि अगर हम गन्स को यूज़ करेंगे, वेपन्स को यूज़ करेंगे, फायर पावर को यूज़ करेंगे, जो अमेरिका के इनहेबिटेंट थे ये हमारे खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इस बात में उनके पास कोई सबूत नहीं होता था कि ये डिजीज़ आप लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। भाई ऐसे ही इन्फेक्शन हुआ तो इसमें हमारा क्या दोष है? जिस तरह आज कोरोना जो 19 है ये सेपरेट हुआ था, तो इसी तरह ये एक वे होता है फॉर द कॉलोनाइजेशन कि हम किस तरीके से कॉलोनाइज करेंगे, हम किस तरीके से कॉलोनीज बनाएंगे। तो ये जो इनके जो ये पॉलिसी है ये ठीक हुई थी, ये सक्सेसफुल हुई थी। तो स्मॉल पॉक्स जो था इट किल्ड होल कम्युनिटीज। कई जगह पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। जब अमेरिका ओवरऑल की बात करें वहाँ पे बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई थी, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था वो पहले से ही वीक था एज कम्पेयर टू यूरोपियन कॉन्क्वेरर्स। इसमें हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक एड भी बनता था लाइफ बॉय का, तो यहाँ वो काम आता था, लेकिन उस वक्त लाइफ बॉय नहीं थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स है इट सेपरेट्स डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, इट सेपरेट्स डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। हम ये कोलंबस ने जो अमेरिका डिस्कवर किया था वो साउथ अमेरिका में उसमें आता है और नॉर्थ अमेरिका अलॉन्ग विद कैरिबियन। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कॉन्क्वेस्ट उन्होंने किया था, यूरोपियन कॉन्क्वेरर्स ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था, अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, तो वो उन्होंने किस तरीके से अब यहाँ पे किया था उसको कॉन्क्वेस्ट? दे कॉन्क्वेस्टेड इट विद द हेल्प ऑफ डिजीजेस। जो कॉन्क्वेस्ट यहाँ पे हुआ था विद द हेल्प ऑफ डिजीजेस। तब जाके मैंने पहले ही बताया कि जो ऊपर मैंने लिखा है टॉपिक जो है कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट किया लेकिन किस तरीके से? विद द हेल्प ऑफ डिजीजेस और ट्रेड के जरिए से। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंडिया की, बरतानिया ने यहाँ पे अपना साम्राज्य जमाया है, हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाई थी। वो पहले ट्रेडिंग कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेडिंग कंपनी। बाद में उन्होंने आस्ता आस्ता पॉलिटिकल पावर को भी कैप्चर किया था। बाद में इनकी इंडियन की इकॉनमी भी उन्होंने कैप्चर किया था यहाँ। लेकिन जो यूरोपियन थे जब उन्होंने कॉलोनी बनाई थी अमेरिका में, वहाँ पे उन्होंने कुछ और तरीके से उसको कॉलोनाइज किया था। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ट्रेड, या हम ये कहेंगे कि कॉन्क्वेस्ट और डिजीज की वजह से जो वर्ल्ड है ये भी अब क्लोज होते जाए। जब उन्होंने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई थी, बाद में हम देखते हैं कि कॉलोनाइजर जो होते हैं, जो कॉलोनियल लोग होते हैं, वो फिर अब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। जैसे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, बाद में हिंदुस्तान के जो लोग थे वो अब ओपनली बरतानिया जाते थे। अब इंटरलिंक्ड होते थे, कल्चरल जो है या ट्रेड करते थे या एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं ये अब इंटर कनेक्टेड होते जा रहे थे। तो सेकंड पॉइंट जो इसका जो लास्ट पॉइंट है दैट वाज ट्रेड। तो पहले हम ट्रेड को डिफाइन करेंगे, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड की हम जब बात करते हैं, व्हाट द ट्रेड मीन्स कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कभी कभार हम ये भी लिखते हैं कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and exchange of goods called trade। ट्रेड को हमने यहाँ पे लिखा है कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड जो है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कभी कभार ऑफन इन एक्सचेंज फॉर मनी, कभी कभार एक्सचेंज करते हैं हम मनी भी लेते हैं। अंटिल 19th सेंचुरी की बात हम करेंगे, 19th सेंचुरी की, किसकी? यूरोप की, लेकिन यूरोप कंटिनेंट की। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? उस वक्त ज़्यादातर वहाँ पे पॉवर्टी एंड
हंगर जो थे 19th सेंचुरी तक, यूरोप की बात करें 19th सेंचुरी, पॉवर्टी एंड हंगर जो थे ये कॉमन थे वहाँ पे, कॉमन इन यूरोप में ये चीज़ें उस वक्त कॉमन थे। और पॉपुलेशन जो थी ये भी बढ़ती जा रही थी, दिन ब दिन पॉपुलेशन जो थी ये भी बढ़ती जा रही थी। नतीजा ये निकला कि जो सिटीज़ है ये ओवर क्राउडेड हो गई, ओवर क्राउडेड। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही थी? एक तो यूरोप की अपनी जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, दूसरा जो है जो इंडिकेशंस हमें मिलते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो उस चीज़ की जो वजह से लोग जो हैं वो वहाँ पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जब ओवर क्राउडेड सिटीज़ वहाँ पे हुए थे, वहाँ पे फिर बाद में हम देखते हैं डेडली डिजीज़ होते हैं। डेडली डिजीज़ जो है ये स्प्रेड होते थे। तो एक तो ये 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं पॉवर्टी होते हैं, हंगर ये कॉमन होते हैं, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी यूरोप के, तो ओवर क्राउडेड सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है बाद में वाइड स्प्रेड ऑफ डेडली डिजीज़ होते हैं। इसके बावजूद भी हम देखते हैं वहाँ पे 19th सेंचुरी तक हमने वहाँ पे देखा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने देखा है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वहाँ पे। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी कॉमन होते थे वहाँ पे यूरोप में। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते थे? वहाँ पे चर्च का दबदबा चल रहा था, वहाँ पे जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था। जो रिलीजियस डिसेंटर्स डिसेंटर्स जो थे इनको एग्जीक्यूट किया जाता था या परसिक्यूटेड। सपोज कि चर्च कोई रिलीजन लेवल पे कोई बात करता था और जो डिसेंटर्स होते थे ये कभी कभार हम उसको बोलते हैं वन हु रिफ्यूजेस एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि कभी कभार ये कुछ लोग जो हैं अपने रिलीजन के कुछ प्रैक्टिसेस पर बिलीफ नहीं करते थे, उसको इनकार करते थे। तो बाद में वहाँ पे ऐसे आदमियों को ये लोग एग्जीक्यूट करते थे और ये कहते थे कि इन लोगों का जिंदा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है, उनको मार डालते थे वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे हमने देखा है कि 19th सेंचुरी तक वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। अब ये चीज़ें कुल मिला के चाहे पॉवर्टी हो, हंगर हो या ओवर क्राउडेड सिटीज़ हो, पॉपुलेशन बढ़ती थी वहाँ पे, डेडली डिजीज़ स्प्रेड होते जा रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे यहाँ पे, या जो रिलीजियस डिसेंटर्स थे उनको प्रोसिक्यूट एग्जीक्यूट किए जा रहे थे। ऑल दीज फैक्टर्स जो थे उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि माइग्रेशन करने पर। तो गोया कि नतीजा ये निकला, मैनी पीपल जो थे माइग्रेटेड टू अमेरिका, मैनी पीपल माइग्रेटेड टू अमेरिका, उन्होंने अमेरिका माइग्रेशन की, ये लोग वहाँ से चले गए। चाहे ये लोग बाय फोर्स वहाँ से निकले, एक तरफ अगर हम देखते हैं कि पॉवर्टी उनको वहाँ सताते हैं, हंगर उनको सताते हैं, वहाँ पे डेडली डिजीज इन चीज़ों के प्रेशर होता है उन पर, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तो नतीजा ये निकला कि जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी उन्होंने अब माइग्रेशन की। तो दूसरी तरफ जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, अमेरिका भी इनको अट्रैक्ट करते हैं। कि वो उनको किस तरह अट्रैक्ट करते हैं? जब इन्होंने 17th सेंचुरी में ये लीजेंड सेपरेट हुए थे कि वहाँ पे अब वास्ट लैंड्स हैं, वहाँ पे एबिडेंट क्रॉप्स होते थे, वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, वहाँ पे गोल्ड माइन्स होते हैं, वहाँ पे प्रेशियस मेटल जो होते हैं सिल्वर और गोल्ड दैट वर लोकेटेड इन एल डोराडो, जो फैबुलस सिटी थी साउथ अमेरिका में। तो वो चीज़ भी लोगों को अट्रैक्ट करते थे कि यूरोपियन लोग जो थे उन्होंने बाद में वहाँ पे माइग्रेशन की। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं अब लोगों ने माइग्रेशन की, पीपल स्टार्टेड माइग्रेशन, पीपल जो है उन्होंने अब माइग्रेशन करना स्टार्ट की थी। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने क्या किया था, यही बात है। जब लोग वहाँ पे चले गए, जब लोगों ने माइग्रेशन की तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किए थे प्लांटेशन। वहाँ पे ऑलरेडी प्लांटेशन चल रहे थे,
तो प्लांटेशन की, वहाँ पे उन्होंने फार्मिंग की। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग बाद में वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे, शुगर या मिनरल आयरन और वहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट करते थे बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं जो प्लांटर्स थे, जो बड़े बड़े आदमी थे, वो वहाँ पे खुद काम नहीं करते थे, अब वो स्लेव्स लेते थे, तो जो कि इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज वहाँ पे करते थे। अब इनके पास स्लेव्स होते थे। अब यूरोप से बंदा गया तो वो वहाँ पे बैठेगा नहीं, या उसको वहाँ पे कौन खिलाएगा, उसको खुद काम करना होता है। वहाँ पे स्लेव्स होते हैं जो कि इन प्लांटर्स के पास होते थे, वो प्रोडक्शन करते थे, इनकी खेती बाड़ी करते थे। तो और मार्केट के लिए वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, एक तो अपने लिए और मार्केट के लिए। और बाद में वो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे, दैट वर सोल्ड टू द यूरोपियन मार्केट, सोल्ड टू यूरोपियन मार्केट को ही सोल्ड करते थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं स्लेव जो हैं, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रेंगुलर स्लेव सिस्टम जो था, यूरोप से लेकर अफ्रीका से लेकर अमेरिका जो है स्लेव ट्रेड किया जाता था, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे, अब अंटिल 19th सेंचुरी की बात करेंगे हम, 19th सेंचुरी की, अंटिल 18th सेंचुरी, सॉरी मैंने 19th लिए, 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी तक हम ये देखते हैं कि जो चाइना और इंडिया था, दीज वर द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अंटिल 18th सेंचुरी जो चाइना एंड इंडिया जो था, ये रिचेस्ट कंट्रीज थे वर्ल्ड की, रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। जो चाइना था, चाइना ने रिस्ट्रिक्टेड किया था ओवरसीज कांटेक्ट। पहले हम देखते हैं वर्ल्ड में चाइना और इंडिया जो था, ये वर्ल्ड के जो रिचेस्ट कंट्रीज होते थे। उसके बाद चाइना ने क्या किया था, चाइना जो था रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कांटेक्ट पर उसने बैन इम्पोज की थी, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो बाद में चाइना ने क्या कहा, उन्होंने रिट्रीट किया था, आइसोलेशन उनका, अब हम इनके साथ ओवरसीज कांटेक्ट नहीं रखेंगे, खुद चलाएंगे, खुद अपनी कंट्री में ट्रेड वगैरह करेंगे। नतीजा ये निकला, जो चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस आयद की थी ओवरसीज ट्रेड पर, तो इसकी वजह से क्या हुआ था वही हम लिखेंगे यहाँ पे, कि अमेरिका की जो इम्पोर्टेंस थी वो अब बढ़ती जा रही थी जब चाइना ने ये स्टेप उठाया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका की जो इम्पोर्टेंस है ये अब बढ़ती जा रही थी जब चाइना ने रिट्रीट किया, चाइना ने अब ओवरसीज कांटेक्ट पर ये बैन लगाई थी। तो बाद में हम देखते हैं अब ये सब कुछ अमेरिका से ही लाते थे, और अमेरिका से ये कहाँ जाता था, यूरोप में। या एशियन की बात करें, एशिया से ये लोग गुड्स वगैरह या ट्रेड करते थे, वो भी यूरोप जाता था। गोया कि अब जो है यूरोप जो है ये अब सेंटर बन गया वर्ल्ड ट्रेड का। जो यूरोप है, यूरोप नाउ emerged द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप जो था अब ये सेंटर बन गया वर्ल्ड ट्रेड का। तो अब हम बात करते हैं, यूरोप को कांटेक्ट होता था एशिया के साथ ये ट्रेड करता था। अब एशिया यूरोप से लेकर वहाँ पे हम बात करते हैं कि उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था, वहाँ से अगर गुड्स वगैरह आते थे वो भी यूरोप में जाता था। गोया कि अब यूरोप जो है ये वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बन गया। अब ये ट्रेड का सेंटर बन गया, गोया कि अब यूरोप के साथ अमेरिका भी इन कांटेक्ट में आ गया, और यूरोप के साथ हम देखते हैं एशिया भी इन कांटेक्ट आया था ट्रेड के ज़रिए से या कॉलोनीज बनाने से। और यूरोप को ही हम देखते हैं कि उन्होंने ओवरसीज कॉलोनीज बनाई थी अफ्रीका में, या अफ्रीका के साथ ये ट्रेड करते थे, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि ट्रेंगुलर
स्लेव सिस्टम जो था, ट्रायंगुलर ट्रेडिंग सिस्टम, स्लेव ट्रेडिंग जो था, तो उसमें अमेरिका यूरोप और अफ्रीका आता था। गोया कि इन चीज़ों की वजह से हम आज देखते हैं कि जो राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड की, जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो अब आस्ता आस्ता कनेक्ट होते थे, लिंकड होते थे एक दूसरे के साथ, इनकी जो रिलेशन है वो बढ़ती जा रही थी। तो फाइनल रिजल्ट जो था ये राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का। मैंने पहले भी बताया था कि जो राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड। इसकी जो हिस्ट्री होती, लॉन्ग हिस्ट्री है ट्रेड की या माइग्रेशन ऑफ पीपल की, जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब, या वो बाद में वो वहाँ पे सेटल होते थे। तो दिस वाज अबाउट द कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, जो कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि राइज हुआ था अर्ली प्री मॉडर्न पीरियड में या अर्ली मॉडर्न पीरियड में राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का। जो हम आज कहते हैं कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, तो लेकिन अगर मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबल विलेज हैं तो क्या ये 19th सेंचुरी में ही बन गया या 20th सेंचुरी में ही बन गया? आज जो हम देखते हैं कि जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, नो, इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल। तो इन चीज़ों की वजह से जो राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुई थी। एक्चुअली 21st सेंचुरी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो रेवोल्यूशन आया था, इस चीज़ की वजह से हम ज़्यादा ही देखते हैं कि वर्ल्ड जो है ये एक स्मॉल ग्लोबल विलेज बन गया। जब हम देखते हैं इससे पहले भी एंशंट टाइम्स में भी जो कंट्रीज होते थे वो इंटरलिंक्ड होते थे, उनको आपस में रिलेशन होते थे, वो ट्रेड वगैरह करते थे, एजुकेशन हासिल करते थे, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में जाते थे। गुड बाय।